चलिए दोस्तों, सीडीपी की एक क्लास लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम में दोस्तों यानी लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अधिगम में पढ़ेंगे हम डिफरेंट डेफिनेशन जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। उसके बाद हम पठार के बारे में पढ़ेंगे कि कोई प्लेटू आ जाता है जब लर्निंग में तो उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा आज का। क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो हम डेफिनेशंस करते हैं तो जब हमने बीएड बीटीसी करी होगी तो आपने देखा होगा डेफिनेशन लिखने को आती थी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, डेफिनेशंस आपको लिखने को नहीं आएंगी, तो अब आप किस तरीके से उनको याद करेंगे वो हम अपने लेक्चर में आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से बड़े आराम से आप डेफिनेशन आएगी, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम आएंगे, आप बड़े आराम से टिक कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली डेफिनेशन वुडवर्थ ने दी। वुडवर्थ ने बोला नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको याद करने की बात यह है कि आप कुछ कीवर्ड्स को याद करो और किसी भी तरह से, देखिए किसी भी फनी वे में, किसी भी तरह से आप कुछ कीवर्ड्स की पहचान उस साइकोलॉजिस्ट के नाम से बनाओ। ये सबसे बढ़िया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया। नवीन का मतलब नई, तो नई और लकड़ी, नई लकड़ी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नई लकड़ी। अब देखिए याद करने का तरीका हो गया, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया वाली अगर डेफिनेशन आती है लर्निंग की तो किसने दी थी? लकड़ी यानी वुडवर्थ ने। याद हो गया दोस्तों। तो बड़े आराम से हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई नई लकड़ी। अब नई लकड़ी याद रखना, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखना बहुत मुश्किल है। नई लकड़ी यानी अगर मान लीजिए बार बार नवीन नवीन ज्ञान कुछ की बात कर रहा है तो वुडवर्थ ने दिया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है क्रो एंड क्रो। आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो अब देखिए क्रो एंड क्रो से कैसे पहचान बनानी है आपको। आदतें, अब आप इसको ऐसे लिंक करो कि भाई कौए की आदत खराब होती है लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है। थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी आपने सुनोगी, पत्थर डाल के पानी पी गया था, तो इसका मतलब ज्ञानी तो बहुत होता है लेकिन आदतें खराब है। तो आदत और ज्ञान जब ऐसा आ जाए तो किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आप अपने मन में कोई ऐसी लिंक कर लीजिए, साइकोलॉजिस्ट का नाम और कोई कीवर्ड। आपके वो अपने भी हो सकते हैं, जो मैंने बताए वो भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो हिंदी के भी हो सकते हैं और इंग्लिश के भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्किनर की डेफिनेशन है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। स्किनर में क्या होगा दोस्तों? थ्योरी ऑफ लर्निंग में अभी आएगा ये आगे, तो ये आपको वहीं याद हो जाएगा। जब हम थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे तो स्किनर के दी गई थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको बड़े आराम से वहां पर याद हो जाएगी। नहीं तो इसका भी आप कोई अपना कीवर्ड बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गेट्स एंड अन्य ने दी थी ये डेफिनेशन। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? गेट से निकल के हम किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाते हैं, किसी भी जगह कोई अनुभव करने जाते हैं, प्रशिक्षण करने जाते हैं, तो निकल के जाते हैं गेट से। तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण। हम किसी गेट से निकल के जाते हैं तो अनुभव और प्रशिक्षण के लिए गेट से निकलना याद हो जाएगा बड़े आराम से आपको ये। चलिए अब कर्ट लेविन ने दी थी अधिगम वातावरण का संगठन है। ठीक है, तो हम वातावरण वर्ड पकड़ लेते हैं कि जब भी वर्ड आए वातावरण, ठीक है, अधिगम में वातावरण, तो वो लेविन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? लेविन। लेविस की जीन से याद कर सकते हो, लेविन। ठीक है, तो लेविन ने वातावरण के बारे में अधिगम के बताया था। तो आप बड़े आराम से कर्ट लेविन में वातावरण जब आएगा तो बड़े आराम से कर जाओगे। उसके बाद पेवलोव ने डेफिनेशन दी, अधिगम अनुकूलित अनुक्रियाओं के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। अभी आप थ्योरी ऑफ लर्निंग में पढ़ोगे तो इसमें पेवलोव का कुत्ता भी आएगा। ठीक है,
तो जब कुत्ता आएगा तो कुत्ते की आदत तो सुधारनी पड़ेगी या नया निर्माण करना पड़ेगा भाई। तो आदत और डॉग से रिलेटेड आप पैवलोव कर लेंगे, यानी फलस्वरूप आदत का निर्माण तो पैवलोव का कुत्ता। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इनके स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको लिख सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और लिख भी सकते हैं पॉज करके, कोई बड़ी वो नहीं है। चलिए अब अगली डेफिनेशन आती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए बाज ने डेफिनेशन दी, सीखना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति हेतु प्राप्त करता है। तो देखिए कीवर्ड ढूंढो। अब क्या हुआ, आपने कहा जी आदतें तो वहां भी आई थी क्रो एंड क्रो में, ज्ञानी वो भी था क्रो एंड क्रो, तो ज्ञानी और आदतें बाज में भी है, ज्ञानी और आदतें क्रो एंड क्रो में भी है। तो बाज का कैसे पहचानेंगे? बाज का पहचानने क्या है, दृष्टिकोण। दृष्टि, बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है, तो आदतें तो शायद सेम हो सकती है लेकिन दृष्टि, तो यहां से आप लर्न कर लेंगे बहुत जल्दी से बाज, ये बाज ने दिया था। तो इसी तरीके से लिंक करते हुए लर्न कीजिए, बहुत बढ़िया याद हो जाएगा आपको और बड़े आराम से यहीं पे क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। चलिए आगे, प्रेसी ने कहा सीखना एक अनुभव है जिसके माध्यम से कार्य में परिवर्तन अथवा समायोजन होता है और व्यवहार की गई विधि अर्जित होती है। तो प्रेसी को आप प्रेस से याद कर सकते हो कि भाई हम प्रेसी से कोई भी एक वर्ड को लिंक कर लेंगे, व्यवहार को लिंक कर लेंगे कि भाई व्यवहार, तो हम प्रेसी से उसको बड़े आराम से कि प्रेसी व्यवहार वाला आएगा या विधि अर्जित वाला आएगा, आप इस तरीके से कोई भी चीज लिंक करके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के बारे में क्या बोला, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। तो जब हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे तो थॉर्नडाइक वहां पर आएगा। तो थॉर्नडाइक ने आपको स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स की थ्योरी हम जब पढ़ेंगे तो उत्तेजना वर्ड से आपको तुरंत थॉर्नडाइक लिंक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बर्नहार्ट ने बोला अधिगम व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी ध्येय को प्राप्त करके अथवा किसी समस्या के समाधान के प्रयास में अभ्यास द्वारा लाया जाता है। अब बड़ी लंबी सी डेफिनेशन है, बर्नहार्ट ने दी है, हार्ट से याद कर सकते हो कि भाई हार्ट से क्या कहते हैं, हार्ट की समस्या का समाधान हो जाए, हार्ट की समस्या का समाधान हो जाए उसके लिए कुछ प्रयास करने हैं कि भाई क्या प्रयास करने, एक्सरसाइजेस करनी है। तो हार्ट की समस्या का समाधान हो जाए उसके लिए प्रयास करने हैं, बर्नहार्ट बड़े आराम से याद हो गया ये भी हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब जो आता है दोस्तों वो आता है कि नेचर, इसमें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ किताबें लिख देती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो चलिए ये देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नेचर ऑफ लर्निंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होगा ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे विश्व की बात, किसी समुदाय विशेष, कोई समुदाय विशेष की बात नहीं हो रही कि भाई ये समुदाय लर्निंग जल्दी कर लेता है, ये पूरे विश्व का जो है टॉपिक है लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग का देखिए रेट अलग हो सकता है, यानी हो सकता है कि कुछ समुदाय विशेष का बच्चा जल्दी याद कर लेता हो और कुछ धीरे याद करता हो, या किसी तरह का मान लो IQ का बच्चा ले लेते हैं, तेज IQ वाला बच्चा थोड़ा जल्दी याद कर लेता हो, बट लर्निंग सभी करेंगे। ये यूनिवर्सल है कि सभी विश्व के सभी लोग अधिगम द्वारा ही सीखते हैं, यानी अपने उसमें लेके आते हैं विचारों में। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल है, ये आप बड़े आराम से बता सकते हो। दूसरा आता है अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है, यानी ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको दोस्तों एक बहुत सरल से एग्जांपल से आप कर सकते हो। एक छोटा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, जो छोटा बच्चा होता है वो किसी समस्या में पड़ जाता है तब सीखता है, समस्या समाधान से, या फिर किसी घटना से सीखता है कि कोई घटना उसके साथ घट जाए तब वो सीख लेता है। लेकिन वो सुबह से शाम तक किसी ना किसी रूप में किसी घटना हो गई उसके साथ, कोई समस्या आ गई या कोई एक्सपीरियंस आ गया पुराना, उसके आधार पर वो सीखता रहता है। तो अविरल कंटिन्यूअस चलती रहती है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ घटना से सिखाने वाला।
छोटे बच्चों की आजकल क्लास में क्या होता है, कोई एक अनजान आदमी आता है और वो छोटे बच्चों को टॉफी देता है। जो बच्चा टॉफी ले लेता है वो उसको उठा के ले जाता है। ये एक बच्चों में जागरूकता करी जा रही है कि अनजान से कोई चीज नहीं लेनी। तो इसको सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो उसको उठा के ले जाता है, बच्चा थोड़ा डर जाता है, तो अगली बार से बच्चा फिर वो किसी अनजान से नहीं लेगा। तो ये घटना द्वारा सिखाना हुआ, किसी घटना घटित कराई, बच्चे को सिखा दिया। ऐसे ही कोई समस्या समाधान, अब मान लीजिए बच्चा पानी पीने जा रहा है, टैप की ऊंचाई है थोड़ी ज़्यादा, तो बच्चा ईंट वींट ढूंढेगा, भाई उसके लिए एक समस्या आ गई, पानी पीना है, कुछ ईंट वगैरह ढूंढेगा, ईंट लगाएगा, चढ़ेगा, पानी पी लेगा, समस्या का समाधान, अधिगम हुआ, लर्निंग हुई, उसको ये समझ में आ गया ऊपर जाके पानी पिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अविरल घटना है, पूरे दिन में कुछ ना कुछ हमारे साथ घटता रहता है और हम उसके हिसाब से अधिगम करते रहते हैं। अधिगम वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। यानी आप देखिए ये तो कंफर्म है कि हम एनवायरमेंट, हमारी दो चीजों का अधिगम होता है, एक तो हेरिडिटी, भाई हम जो भी हैं वो हेरिडिटी हमारी हमें दे के जाती है, उसके हिसाब से हम आगे का अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि हमारा आईक्यू कितना हो सकता है, हमारे आंखों का रंग कैसा हो सकता है, ये सब हमारा हेरिडिटी पहले ही बता देती है, हाइट कितनी होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्रेन के बारे में भी आइडिया हो जाता है। दूसरी चीज आती है, अब मान लीजिए मेरे को कुछ आईक्यू प्राप्त हो गया, अब मैं उसके हिसाब से कैसे अधिगम करूंगा। दूसरी चीज आती है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत जरूरी चीज है। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा एनवायरमेंट आ गया कि मुझे कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, कि छोड़ो पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तो मेरा कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता चला जाएगा और मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको उस एनवायरमेंट में भी रहना है, तभी अधिगम होगा। पढ़ाई के एनवायरमेंट में रहोगे तो अधिगम पढ़ाई वाला होता चला जाएगा। तो ये सबसे जरूरी है कि अधिगम वातावरण के अनुकूलन, एडेप्टेशन भी है इसमें, कि भाई हमें वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। बच्चा सबसे पहले यही करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कोई नए वातावरण में आपने बच्चे को डाला, वो बड़े आराम से उसको अपने आप को ढाल लेता है उसी वातावरण में। चलिए दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ये मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड हमारी कंटेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत बड़ा एक कंटेक्स्ट है। उसमें जो हमारा अधिगम है वो उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। यानी आपको पता है कि देखिए उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आ गया, उसमें मेंटल डेवलपमेंट भी आ गया, उसमें मॉरल डेवलपमेंट भी आ गया, उसमें सोशल डेवलपमेंट भी आ गया, सारे डेवलपमेंट में आ गए। तो अधिगम भी उसी में कहीं ना कहीं रहेगा। अब आगे आता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण तो होगा, हमारे पास दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष, कि मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से कोई उद्देश्य है। एक होगा अप्रत्यक्ष, मेरे पास कोई प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य नहीं है लेकिन उद्देश्य है। तो देखिए इसमें कैसे अधिगम करेंगे हम, जब उद्देश्य से। अब छोटा बच्चा है, मान लीजिए आप उस छोटे से बच्चे को बोलो कि बेटा बैट दिलाऊंगा, तू इस बार जो है हाफ ईयरली में अच्छे नंबर ले आ। अब बच्चे के पास एक उद्देश्य आ गया अपनी कोर्स बुक का अधिगम करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, कि भाई मेरे को बैट मिलने वाला है। या फिर बच्चे को बोल दो कि बेटा इस बार स्विमिंग क्लास कराऊंगा और अच्छे नंबर लेके आ जा। तो बच्चे को पता है इस गर्मियों की छुट्टी में मैं स्विमिंग क्लास करने वाला हूँ, तो जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनमें वो, उसके पास एक उद्देश्य आ गया, अब वो अच्छी लर्निंग करेगा। तो हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ये, तभी अधिगम बढ़िया होगा। अगर उद्देश्यहीन रहेगा बच्चा तो अधिगम नहीं कर पाएगा कभी भी उतना अच्छा जितना होना चाहिए था। चलिए, अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। ये भी बहुत जरूरी है कि प्रकृति मानव की कैसी है, उस पे अधिगम का आधार है। मान लीजिए अब मेरी प्रकृति अच्छी नहीं है, यानी बच्चा है, बच्चा दूसरे बच्चों को शैतानी कर रहा है, दूसरे बच्चों को काम नहीं करने दे रहा है, तो वो उस बच्चे की प्रकृति है। उसके साथ साथ भी जो बच्चे होंगे उनका भी और खुद का उसका दिमाग भटका हुआ है, तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो प्रकृति भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये नेचर है। भाई आप देखिए माँ बाप के साथ बच्चे कहाँ सोशल होते हैं, या तो माँ बाप के साथ, या फिर उसके बाद दोस्तों के साथ, या फिर शिक्षकों के साथ। अब उनकी इनके प्रति कैसी प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है कि वो कितना अधिगम कर पाएगा। उसके बाद आता है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, मानसिक प्रक्रिया क्यों है? देखिए मान लीजिए मेरा IQ 3 लेवल से है, मंद बुद्धि हो गया, या एवरेज IQ हो गया, या बहुत ज़्यादा तेज IQ हो गया।
अब मेरा अधिगम उसी पे तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए मेरा IQ बहुत ज़्यादा है तो मेरे को कोई कोर्स बुक दी गई, मैंने बहुत जल्दी याद करके फेंक दी। दूसरा, फिर मान लीजिए मेरा एवरेज IQ है, मुझे कोर्स बुक मुझे दी गई, मुझे थोड़ा समय लगा उसको याद करने में। फिर एक तीसरा बच्चा है, थोड़ा मंदबुद्धि है, तो जब उसको वही कोर्स बुक दी गई, सेम चैप्टर दिया गया तो उसे और ज़्यादा समय लगा। तो कहने का मतलब है कि अधिगम में चैप्टर तो वही था, 3 बच्चे थे अलग अलग कैटेगरी के, तीनों को समय अलग अलग लगा। इसका मतलब यह एक मानसिक प्रक्रिया भी हो गई। अब बात करते हैं वातावरण की ही उपज है अधिगम। तो देखिए वातावरण की उपज तो होगी, क्योंकि जब आप जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण के हिसाब से आप सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी एक बच्चा है, उसको गोद ले लिया किसी IAS ऑफिसर ने, ठीक है, और वो उनके साथ रह रहा है, तो अब घर में पढ़ाई का माहौल है, अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करी गई है, तो बच्चे की लैंग्वेज का अधिगम इंग्लिश का भी हो जाएगा, हिंदी का भी हो जाएगा। बड़े आराम से बच्चा इंग्लिश हिंदी दोनों समझेगा, दोनों बोलेगा भी। मान लीजिए वही बच्चा कहीं गोद लिया जाता जो माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसका अधिगम उसी हिसाब से होता। मान लीजिए माँ बाप कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो लोकल लैंग्वेज ही बोलता, फिर इंग्लिश में बात या दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता। तो ये वातावरण की उपज ही है जो अधिगम है। अधिगम अनुभवों का संगठन भी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए बच्चा अपने पुराने, जब भी कोई नई चीज देखता है तो उसको रिलेट करता है अपने पुराने अनुभवों से, अगर उससे सिमिलर चीज है। जैसे कि मान लो बच्चे को आपने बता दिया कि देख बेटा ये बस है, ठीक है, अब वो ट्रक जब वो ट्रक देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये बस जैसा ही है, यानी बस है। जैसे मान लीजिए आपने उसको घोड़ा दिखा दिया कि बेटा देखिए घोड़ा है। अब मान लो आपने उसको जीब्रा दिखाया, तो जब आप उसको जीब्रा दिखाने जाओगे तो कहोगे धारीदार घोड़ा है ये तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने पुराना अनुभव से एक नया अनुभव बना लिया, नया अधिगम कर लिया कि घोड़ा तो है लेकिन धारीदार है, तो पुराने से सीखा। तो इसका मतलब ये हो गया अधिगम जो है हमारा अनुभवों का संगठन है। ठीक है, तीसरा बात अगला आता है 10वां, मान लीजिए अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनसे भी आपका अधिगम होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बच्चा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वहां से वो सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। तो अधिगम एक व्यवहार में भी परिवर्तन है। उसके बाद आते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। यानी अधिगम, बच्चे का अधिगम जो हो रहा है उस पे अब आप सोचो बच्चे के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं। बच्चे के चारों तरफ होता कौन है, देखिए तो सबसे पहले बच्चे के चारों तरफ कौन होता है, सबसे पहले माँ बाप, फिर उसके दोस्त, फिर टीचर, फिर आस पड़ोस यानी समाज। तो देखिए समाज सबसे पहले तो मेन हो गया शिक्षक, तो एक कारक तो हो गया शिक्षक जहां वो सीखने जा रहा है वो, एक बच्चा खुद स्वयं, तो 2 कारक तो ये हो गए, एक तो बच्चा खुद स्वयं यानी फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर, सीखने वाले का पहला कारक तो वही हो गया। दूसरा कारक हो गया उसका टीचर, कि भाई जो टीचर जिसके पास वो सीखने जा रहा है वो टीचर उसका दूसरा कारक हो गया। बाकी जो बचा हुआ है वो उसका एनवायरमेंट आ जाएगा। तो तीसरा कारक आ गया उसका एनवायरमेंट जिसमें वो रह रहा है। अब टीचर से ही रिलेटेड एक चीज और है कि भाई उसका जो पढ़ाया जा रहा है वो किस वे में पढ़ाया जा रहा है, यानी पठन पाठन सामग्री या टेक्निक्स कैसी हैं, तो वो एक चौथा आ जाएगा विषय वस्तु से संबंधित कारक। तो ये 4 कारक हो गए हैं हमारे, जिनको हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कारक आते हैं कि लर्नर, जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला है सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर, विलिंगनेस टू लर्न एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। यानी दोस्तों देखिए सबसे जरूरी चीज यही है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सीखने की। यदि किसी बच्चे के अंदर इच्छा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना ही अच्छा टीचर हो, कितने ही अच्छे माँ बाप हो, सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है ही नहीं। अब इसमें 2 चीजें होंगी, अगर बच्चे के अंदर इच्छा नहीं है तो पहले टीचर को ये देखना है क्यों नहीं है, किसी कारण से होगा, कोई डर भय तो नहीं है, उस कारक को दूर कीजिए, उसके अंदर इच्छा जताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तभी सीख पाएगा जब उसके अंदर सीखने की इच्छा होगी, उसके अंदर आकांक्षा होगी कि भाई मुझे प्राप्त करना है, मुझे ये बनना है, तभी वो कुछ कर पाएगा। उसके लिए टीचर को जरूरी है कि उसको मोटिवेट करता रहे।
उसके बाद आता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का। ये बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आएगा। अब देखिए बच्चे का जो है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसको मान लीजिए कहीं चोट लगी हुई है या बुखार है, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या उसका अधिगम में मन करेगा? आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसका मन ही नहीं है वो पढ़ने का, क्योंकि उसको बुखार है या उसको पीड़ा है जिसके कारण उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो वो बिल्कुल अधिगम नहीं कर पाएगा। दूसरा कारक हो सकता है कि भाई उसका जो है मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो। भाई मानसिक स्वास्थ्य देखिए जरूरी नहीं है कि जो बच्चा अच्छे आईक्यू का हो कुछ समय के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, किसी कारण से घर पे जो है उसको डर लग रहा हो या कोई उसे धमका रहा हो, तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य उसका खराब हो सकता है। तो जितने टाइम वो मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा उसका अधिगम पे असर पड़ेगा, थोड़ा अधिगम कम होगा। उसके बाद आता है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। अब देखिए मैच्योरेशन से कैसे डिपेंड करता है। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है वैसे वैसे उसका अधिगम का लेवल बढ़ता रहता है। यानी यहाँ पर यह आता है कि भाई जब बच्चा इतनी मैच्योरिटी की एज में हो गया तो अब टीचर को यह है कि उसके पाठ्य जो पुस्तकें हैं वो उसी के लेवल की हो। ऐसा ना हो कि उसकी मैच्योरिटी है कम, पाठ्य पुस्तक है ज़्यादा, या उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा है पाठ्य पुस्तकें हैं कम, यानी उससे बहुत ज़्यादा लो लेवल की हैं, तो उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच्योरिटी के हिसाब से उसका कोर्स डिजाइन होना चाहिए, ये कंफर्म बात है। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। देखिए दोस्तों मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर मान लीजिए इनमें से कोई भी फैक्टर कमजोर पड़ रहा है तो उसको मोटिवेशन द्वारा भी दूर किया जा सकता है। इच्छा नहीं हो रही बच्चे की पढ़ने की तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, टीचर उसको मोटिवेट करेगा, पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो। तो मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसका सबसे सरल एग्जांपल है, बच्चा मान लो रेस मार रहा है, आपको लग रहा है कि ये लास्ट में थोड़ा धीरे हो गया है, आप एकदम बच्चे के अंदर जोश भर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। आपने देखा होगा बच्चा चाहे उससे नहीं भागा जा रहा तब भी वो अपनी पूरी जान लगा के भागता है और जीतने की कोशिश करता है। तो ये मोटिवेशन का ही कमाल था कि आपने उसको मोटिवेट करा और वो एकदम भागने दोबारा लग गया। उसके बाद आता है दोस्तों वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी भी देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अधिगम भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई शारीरिक दोष आपके अंदर आ गया, जैसे कि मान लो विजन का कोई दोष आ गया, नाइट ब्लाइंडनेस ही आ गई। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, आपको रात में या तो कम दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। अब ये तो हेरिडिटी से आया नाइट ब्लाइंडनेस, आपको दिख नहीं रहा तो बच्चे का अधिगम पे फर्क पड़ेगा, बच्चे का दिख नहीं रहा तो उसके अधिगम पे फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हेरिडिटी से हमें जो जो चीज मिल गई उस पे भी हमारा अधिगम का। अब बच्चा मान लीजिए मंद बुद्धि हुआ तो उसके अधिगम पे उसको फर्क पड़ेगा, काफी समय लगेगा उसको चीजें याद करने पे। बच्चा तीव्र बुद्धि रहा तो जल्दी याद कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी पे भी फर्क पड़ता है। फिर अगला आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, आईक्यू। आईक्यू पे भी बच्चे के बहुत फर्क पड़ता है। अगर बच्चा मान लीजिए उत्कृष्ट है, बढ़िया बच्चा है, तो बहुत एक ही पाठ मैंने 3 बच्चों को दिया, एक मंदबुद्धि बच्चे को दिया, एक एवरेज बच्चे को दिया और एक तेज बच्चे को दिया, तो स्वाभाविक सी बात है जो तेज बच्चा होगा वो जल्दी पाठ को याद करके बैठ जाएगा और जो एवरेज होगा उससे थोड़ा लेट करेगा और जो मंदबुद्धि होगा उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो ये बुद्धि पे भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद देखते हैं अब कुछ फैक्टर आ गए जो अध्यापक से रिलेटेड है, यानी हम लोगों से, टीचर से रिलेटेड कुछ फैक्टर आ गए जो हमें ध्यान रखना है। पहला है विषय का ज्ञान। देखिए दोस्तों अगर किसी टीचर को विषय का पूरा ज्ञान नहीं होगा, यानी अपूर्ण ज्ञान है या ज्ञान है ही नहीं, तो वो फिर गलत सिखा देगा बच्चों को और बच्चे मानते हैं टीचर को रोल मॉडल। या आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आप कहीं पढ़ाने जाते हैं तो वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो आपने जो बता दिया उसके लिए वो घर पे भी लड़ जाएंगे, नहीं मेरे टीचर ने ऐसा ही बताया, ऐसा ही होता है। तो अगर आप गलत भी बता देंगे तो घर पे जाके भी वो गलत ही कहेगा कि नहीं ऐसा होगा, मेरे टीचर ने बताया। तो देखिए ज्ञान, विषय का ज्ञान टीचर को होना चाहिए ताकि वो बच्चे को एकदम सही ज्ञान दे सके, एकदम सटीक ज्ञान दे सके और जिससे बच्चा जो है आगे चल के उसकी लर्निंग बेटर हो। दूसरा आता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब की बार ये टीचर का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आया है कि देखिए टीचर खुद बीमार ना हो, पहली चीज। दूसरा टीचर का मानसिक संतुलन ठीक हो, कहीं उसकी बीवी बच्चों से कोई अनबन ना हो रही हो, उस पर कर्जा ना हो, बेचारा वैसे ही घबराया घूम रहा हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा समीकरण ना बन रहा हो जिससे कि टीचर का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो वो बच्चों को भी लर्निंग उस लेवल की नहीं दे पाएगा जब वो स्वस्थ होकर देगा।
तो अगर टीचर को मानसिक तनाव है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसे सबसे पहले ये ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है शिक्षण पद्धति दोस्तों। अब शिक्षण पद्धति का मतलब है टीचिंग मेथड्स। हो सकता है देखिए एक ही बच्चे को दो टीचर पढ़ाएं, एक टीचर का पढ़ाया हुआ उसे जल्दी समझ में आ जाए, दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ उसे ना समझ में आए। इसका मतलब है टीचिंग मेथड का अंतर है, क्योंकि बच्चा तो वही है। तो ये हो गया कि भाई दो टीचर, दो अलग अलग टीचिंग मेथड है, तो हमको वो टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना है जो बच्चे के लिए बेस्ट है। अब जैसे मान लीजिए हमें ग्लोब पढ़ाना है, एक टीचर आए ग्लोब के सारा मानचित्र बनाया बोर्ड पे और पढ़ा दिया, एक ग्लोब लेके आ गए कि देखिए आज मैं, तो बच्चा जो है कनेक्ट हो पाएगा बढ़िया जो टीचर के साथ जो ग्लोब लेके आया है, क्योंकि एक तो उसको ये ज्ञान बढ़ेगा कि पृथ्वी गोल है, फिर गोल होने के बाद उसे ज्ञान पड़ेगा कि भाई ऐसे चलना है, इस तरह से अमेरिका आ जाता है, इस तरह से इंडिया आ जाता है, या कोई भी और चीज भी आप दिखाना चाह रहे हो तो वो भी, तो ग्लोब से, तो ऐसे ही कोई मेथड से आप टीचिंग मेथड बढ़िया करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, ये बेस्ट होनी चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि टीचर स्मार्ट हो, बढ़िया हो, लंबा हो तो बच्चा उसको पसंद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जो टीचर में पसंद करता है उसका नेचर कैसा है, बच्चे के साथ वो कैसा कनेक्ट हो रहा है, इसके बच्चा रोल मॉडल बनाता है टीचर को अपने। जैसे मान लीजिए कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी सारी चीज़ें समझते हैं, तो बच्चा उसको रोल मॉडल बना लेगा, फिर बिल्कुल वैसा ही बनना चाहेगा जैसा वो टीचर है। अगर वो फिर वैसे ही बाल निकालना चाहेगा जैसा वो टीचर निकाल रहा है, यानी उसको एकदम अपना रोल मॉडल बना लेगा। तो जरूरी चीज़ है बच्चे के साथ कनेक्ट होना। बच्चे की कोई समस्या है, मान लीजिए बच्चा काम नहीं करके ला रहा, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या वो पढ़ पा रहा है बोर्ड पे या नहीं, क्या उसको आई साइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसका बेस कमजोर तो नहीं है, क्या पता उस पर अभी शब्द ही नहीं बनते हों या पढ़े ही नहीं जाते हों। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख लोगे, कनेक्ट हो जाओगे, तो वो आपके व्यक्तित्व से प्यार करने लग जाएगा बच्चा। पढ़ाने की इच्छा, जब बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा होगी और पढ़ाने वाले के अंदर इच्छा नहीं होगी, अधिगम जब भी नहीं होगा। चाहे बच्चा कितना ही होशियार ले आओ, मेरी इच्छा ही नहीं है पढ़ाने की, तो फिर कभी भी अधिगम होगा ही नहीं उस बच्चे का। तो इसलिए टीचर के अंदर पढ़ाने की एक बहुत अच्छी इच्छा होनी चाहिए। फिर अध्यापक का व्यवहार, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यवहार बहुत बेटर होना चाहिए बच्चे के प्रति। तो चलिए दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आया विषय वस्तु से संबंधित कारक, यानी आपके टीचिंग मेथड्स भी हो सकते हैं इसमें, आपका जो है नोट्स भी हो सकते हैं, करिकुलम भी हो सकता है, किसी भी वे में विषय वस्तु आ सकती है। अब देखते हैं उससे क्या कारक होंगे। विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार, यानी नेचर एंड साइज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, आपने उसको कोर्स बुक पकड़ा दी उससे 2 क्लास अप, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब आपने जो उसको कोर्स बुक दी है, जो कंटेंट दिया है वही गलत दिया है। तो सबसे पहला काम तो हमें करना है कि बच्चे की एज के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसको कंटेंट दिया जाए, सिलेबस दिया जाए जिसको वो पढ़ ले। तो ये इसमें आ जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका आकार कितना है। दूसरा है विषय वस्तु के उद्देश्य पूर्णता एवं प्रस्तुतिकरण का क्रम। अब देखिए विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्ण होना, सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका कोई उद्देश्य है बच्चे को क्या सिखाना है, वो लेक्चर या वो क्लास देने के बाद क्या वो बच्चा सीख पाया तो उद्देश्य पूर्ण था, नहीं तो नहीं है। क्या आपने उसको क्रमबद्ध सिखाया, यानी पहले मान लीजिए आपका ये क्रम होना चाहिए था, दूसरा ये क्रम होना चाहिए था, मान लीजिए 1+2 सिखाना था तो आपने 1+2+3 सिखाया, या डायरेक्ट आप 3 - 1 = 2 बताने लगे बच्चों को, तो आपने क्रम ही बिगाड़ दिया। जब आप क्रम ही बिगाड़ देंगे, क्रम से नहीं चलेंगे, तो बच्चे के अधिगम पे फर्क पड़ेगा। तो बेस बनाते हुए क्रमबद्ध चलना है हम लोगों को। उसके बाद आया भिन्न भिन्न विषय की कठिनाई स्तर। देखिए जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है जरूरी नहीं इंग्लिश में अच्छा हो, और जो एसएसटी में अच्छा होता है जरूरी नहीं है वो मैथ्स में अच्छा हो। कोई बच्चा हो सकता है सभी में अच्छा हो, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं वो उनके 2 या 3 सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, बाकी 1-2 सब्जेक्ट उनके खराब भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या है, भिन्न भिन्न विषयों की कठिनाई स्तर जो है, अब बच्चे को वो कठिनाई लग रही है उसको पढ़ने में, तो वहां पर उसका अधिगम में, उस सब्जेक्ट में उसका अधिगम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कठिनाई फील कर रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। फिर आता है शिक्षण सामग्री का उपयोग। ये मैंने आपको बता दिया ग्लोब का एग्जाम्पल देके कि शिक्षण सामग्री का उपयोग आपको बहुत सबसे बेहतर करना है। यानी अगर आप बच्चे को वीडियो दिखा रहे हो तो वीडियो दिखाइए ताकि वो अच्छे से कनेक्ट कर सके।
यदि आप उसको कोई पिक द्वारा बता रहे हो तो आप उसको वो पिक्चर दिखाइए। यदि आपके पास ग्लोब है या आपके पास चार्ट है या टेबल है, किसी भी माध्यम से आपको पढ़ाना है बच्चे को, तो सामग्री का उपयोग करके आप बड़े आराम से बच्चे को सिखा सकते हो। उसके बाद आता है वातावरण से संबंधित कारक। अब बच्चे का, टीचर का जो वातावरण है बच्चे के आसपास का, वो कारक भी बच्चे को जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके अधिगम में। देखिए, शिक्षा के अनौपचारिक साधन। अब औपचारिक साधन तो हो गए, भाई आप बच्चा स्कूल गया पढ़ाई कर रहा है। अनौपचारिक साधन कौन से हो गए शिक्षा के? जैसे मान लीजिए टीवी। टीवी एक अनौपचारिक साधन है, ठीक है। यूट्यूब, बच्चे के लिए बोल रहा हूं, ये एक अनौपचारिक साधन है, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है। अब आप उसको कह दो कि ले भाई ऑनलाइन पढ़ ले, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है, क्या वो पढ़ पाएगा? आप जैसा समझदार आदमी तो पढ़ सकता है, लेकिन छोटा बच्चा यूट्यूब से अधिगम नहीं कर सकता। तो ये अनौपचारिक साधन है। ये अधिगम तो ला सकते हैं, अधिगम तो ला सकते हैं, लेकिन ये किसी की देख रेख में अधिगम लेके आएंगे। आप बच्चे को दिखाइए तो ये भी बच्चे को अधिगम ला सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं अधिगम, क्योंकि कारक है, कारक है ना। तो अनौपचारिक कारक या तो बढ़िया कर देंगे या खराब कर देंगे। ये बच्चे के ऊपर है कि वो किस प्रकार इन अनौपचारिक कारकों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद पारिवारिक वातावरण। ये तो बार बार आता है कि भाई अगर परिवार का वातावरण ही ठीक नहीं है, घर में कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो बच्चा कैसे अधिगम कर जाएगा? पूरे दिन तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का घर में कोई माहौल नहीं दे रखा, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, उसका उतना बेटर अधिगम कभी होगा ही नहीं। उसके बाद आता है, देखो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है, अब आपको पता है कि बच्चा अपने समाज से बहुत कुछ सीखता है, अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो आप उसको नमस्ते, राम राम या जो भी चीज़ आप करना है वो सिखा देते हैं, ठीक है। बच्चा सीख जाता है अपनी संस्कृति। पैर छूना सिखाना है, पैर छूना सिखा देते, सीख जाता है। तो जब अपने समाज से सीखा वो, फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दोस्तों में जाने लगा। अब दोस्त उसको 4 नई चीज़ बता रहे हैं, तो बच्चा जो है परिवार से, समाज से जरूर सीखता है कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आया भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट बच्चे का क्या हो सकता है, सीखने वाली जगह का वातावरण कैसा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल। अब मान लीजिए स्कूल है, अब स्कूल में लाइट डिम है, तो क्या बच्चे को दिख पाएगा ढंग से? नहीं। स्कूल में मक्खियां बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी है, अनहाइजीनिक है, बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। पीने का पानी नहीं है स्कूल में साफ, बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो ये हो गए भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, जहां पर बच्चा अधिगम करने जा रहा है उस जगह के। फिर आता है मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है बच्चे के आसपास का जो है वो भी सही होना चाहिए, यानी बच्चे का जो साइकोलॉजी है वो सबसे बेटर होनी चाहिए। और वो किस पे फर्क पड़ता है, वो किससे इफेक्ट होती है? वो होती है जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनसे, यानी पेरेंट्स से, टीचर से, उनका व्यवहार बच्चे के प्रति ठीक होगा तो मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे का सही रहेगा, नहीं तो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब देखिए अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अधिगम कैसे कराया जाए बच्चे से, किन विधियों द्वारा करा जाए, हमें वो देखना है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, तो इसमें सबसे पहली विधि आती है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सबसे इंपॉर्टेंट विधि है ये। उसका कारण मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है, बच्चा खुद ही अपनी प्रॉब्लम बनाता है, यानी उसे क्या करना है वो खुद ही बनाएगा। उस बच्चे का जब प्रॉब्लम बना ली उसको खुद ही सॉल्व करेगा, खुद ही सॉल्व करके उसका खुद ही रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट निकालने के बाद खुद ही फीडबैक करेगा कि हाँ मैंने सही करा नहीं करा, और फिर अधिगम खुद ही कर लेगा। फीडबैक के बाद उसे ठीक करेगा और खुद ही ठीक कर लेगा। यानी टोटल पार्ट जो हमें बच्चे को देना था वो सारा बच्चे ने ही करा, सारा बच्चे ने ही करा। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग बहुत बढ़िया तरीका है, बच्चे को करके सिखाइए। क्योंकि एक देखिए आपको खुद पता है कि जो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार, या वीडियोस के थ्रू देख लेते हैं, या कोई चीज़ कर लेते हैं, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप जा रहे हैं गाड़ी में, इधर बैठ के जा रहे हो, ड्राइव नहीं कर रहे, तो रास्ता याद होता है? कभी भी नहीं होता। बहुत चांसेस ऐसे आते हैं कि जब आप खुद ड्राइव करके जाते हो तभी आपको अच्छा रास्ता होता है, याद होता है, क्योंकि बराबर में ध्यान भटकता है। यही है लर्निंग बाय डूइंग।
जब आप खुद चला रहे हो तो आपका फोकस है कि कहीं वो गली रह ना जाए, लेकिन जब आप बराबर वाले के साथ बैठे थे, इधर बैठे थे, तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, कि आपको यह था कि उसे पता है कहाँ जाना है। तो दैट इज द लर्निंग बाय डूइंग। अब आया अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। छोटे बच्चे अधिकांश ऐसे ही सीखते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप ना के साथ ऐसे गर्दन हिलाते हैं, तो ना भी बोलते हैं, गर्दन भी हिलाते हैं, वो समझ जाता है गर्दन हिलाना ना है। फिर आप आगे चल के गर्दन हिलाइए तो वो भी इमिटेट करेगा, आपके साथ गर्दन हिलाएगा कि बेटा ना क्या होता है, वैसे कर देगा, हाँ क्या होता है बेटा। तो लर्निंग बाय इमिटेशन, देख के सीखा बच्चा अपने मदर या फादर या टीचर को। उसके बाद आया निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी करता है, वो बहुत ही बेटर ऑब्जर्वर है, सब चीज देखता रहेगा और सीखता रहेगा। क्योंकि देखिए जब बच्चा बोल नहीं पा रहा तो अपनी समस्या तो आपको बता नहीं पा रहा, तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए बच्चे को कोई कष्ट होता है तो वो रोने लग जाता है, मदर आती है, वो कष्ट दूर करती है और वो फिर चली जाती है। अब बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया, जब मैं रोता हूं तो मदर आती है, जब मैं रोता हूं तो मदर आती है। अब उसे अगर मदर को बुलाना होगा तो चाहे उसे कोई कष्ट ना हो, वो रोने लग जाएगा, उसे पता है मदर आएगी। तो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर है बच्चा, कोई टेंशन नहीं लेता। फिर आया परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट्स क्यों इन्वॉल्व किए जाते हैं, परीक्षण क्यों कराए जाते हैं बच्चों को, ताकि याद आराम से लंबे समय तक हो जाए। अब मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको बच्चों को यह बताना है कि कोई भी चीज जो जलती है वो वायु के होने के कारण या ऑक्सीजन होने के कारण जलती है। तो उसका एक बहुत बढ़िया सरल सा आप एक्सपेरिमेंट करा दोगे, एक मोमबत्ती लोगे, जलाओगे, उसके ऊपर ग्लास रख दोगे कांच का, देखोगे थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो आप बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट करके बताओगे कि देखो बेटा, जब तक इसमें ऑक्सीजन था वो इसने लिया, ये जली, ऑक्सीजन जब सारा खत्म समाप्त हो गया तो ये बुझ गई। तो अब बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा गुरुजी ने जो है वो ऑक्सीजन वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, तो वहां से बच्चा बड़े आराम से सीख सकता है। उसके बाद है पूर्ण एवं आंशिक विधि से सीखना। देखिए दोनों ही विधि कामयाब है, या तो बड़ा टॉपिक है तो आप जो है आंशिक विधि द्वारा सिखाइए, टॉपिक को बाई पार्ट कर लीजिए, टुकड़ों में कर लीजिए, कुछ आज पढ़ा दिया, कुछ कल पढ़ा दिया, कुछ परसों पढ़ा दिया। लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चों को पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए जो कल पढ़ाया था। तो ये हो गया आंशिक रूप से काट काट के, तोड़ तोड़ के पढ़ाना। एक हो गया पूर्णतः, मान लीजिए टॉपिक छोटा है तो आप उसको पूर्णतः ही समाप्त कर दीजिए। तो ये भी हमारे जो है पूर्णतः और आंशिक तरीके से बच्चा सीखता है, ये भी एक विधि है। अविराम एवं विराम विधि। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई लंबी टास्क है तो आप बच्चे को विराम दे दे के वो टास्क करा सकते हो। मान लीजिए आपको आज 2 घंटे पढ़ाना है बच्चे को, या 3 लेक्चर लेने हैं, लगातार 3 क्लास लेनी है, तो बच्चे को बीच में 5 मिनट का 10 मिनट का विराम दे सकते हो, जाओ घूम आओ फिर आ जाना, ठीक है। और एक हो गया अविराम कि नहीं, मान लो कोई शॉर्ट कार्य कराना है तो आपको विराम नहीं देना कि ठीक है नहीं करते चलो साथ में। फिर उसके बाद सामूहिक विधियों से सीखना। दोस्तों सामूहिक विधियां क्या हो गई, यानी ग्रुप्स में, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। जब बच्चे को आप 2 चीज दे दोगे कि भाई फॉर और अगेंस्ट में बोलना है, तुम जो है समर्थन में बोलो और तुम विरोध में बोलो, तो अब बच्चा जो है पहले समर्थन वाले की बात सुनेगा फिर उसका जवाब देगा। अब उसका बात सुनना जरूरी हो गया, पहले नहीं सुनता वो, अगर आप उसको ऐसे ही पढ़ा देते तो शायद नहीं सुनता, क्योंकि उसे जवाब देना है इसलिए वो सुनेगा। इसलिए हम इन्वॉल्व रखते हैं सामूहिक विधि में ग्रुप डिस्कशंस को, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई नुक्कड़ नाटक कर दिया, अब वो प्रतिभागी है, उसका वो भाग ले रहा है, तो वो औरों को भी सुनेगा और उसे अपनी लाइन तो याद करनी ही करनी है। तो नुक्कड़ नाटक द्वारा, नाटक करके, एक्सपेरिमेंट्स करके ग्रुप में बच्चे को ऐसे सिखाया जा सकता है। मेस ने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली है, क्या कहा है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं अपितु शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन बोली उन्होंने। इसका कारण क्या है, देखिए आप करके ही सीखेंगे। मैंने आपको रास्ते वाली बात बताई, आप गाड़ी में इधर बैठ के जा रहे हो, बहुत ही कम चांस है आपको रास्ता याद हो, लेकिन जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे आ गए कि गली ना निकल जाए, अब वो आपके नेचर में हो गया। 2-3 बार आप वहां से जाओगे, 2-3 बार वहां से निकलोगे, अब वो रास्ता आपको रट गया, आप कहीं और ध्यान में भी हो तब भी मोड़ ले रहे हो, आपको अब नहीं देखना, कोई टेंशन नहीं लेनी,
यानी आप कहीं और ध्यान है तब भी वहीं मोड़ लिया, सीधा वहां तक पहुंच गए। तो ये है कि फिर वो शरीर में आ जाता है, अवयव में, कहने का मतलब है कि हमारे अंगों में आ जाता है। वो सारा जो नॉलेज है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अंगों में आ जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, अधिगम का वक्र एवं पठार, यानी लर्निंग कर्व एंड प्लेटू। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्या होता है, लर्निंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे में अब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा होता। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए आप सुबह रेस मारने जाते हैं, तो एक चक्कर मारा आपने लगाई 1.5 मिनट, फिर आप अगले दिन मारोगे तो 1.5 से कम, फिर थोड़े दिन बाद मारोगे तो और कम। तो एक टाइम आएगा कि आप उसको 1 मिनट 20 सेकंड पे पहुंच गए या 1 मिनट 15 सेकंड में पहुंच गए, लेकिन अब रुक गए, अब पठार आ गया, अब आप 1 मिनट 15 सेकंड से नीचे नहीं जा पा रहे। अब आपको उस पठार को तोड़ना है। वो पठार जिन जिन कारणों से आएगा उन कारणों को रिमूव कर दोगे तो वो टूट जाएगा और आप में इंप्रूवमेंट फिर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्किनर ने क्या कहा। सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति तथा अवनति का वर्गाकृत कागज पर प्रगतिशील ब्यौरा है। यानी वो, आप ये मानिए कि उसकी उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, उसका एक ग्राफ बना दो, उसका एक ग्राफ बना दीजिए। वो सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक तरह से हमें उसका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चा है, वो टाइपिंग सीखने जाता है। तो जब टाइपिंग सीखने जाता है तो पहले दिन मान लीजिए वो 2 शब्द सीखता है। तो पहले दिन उसने 2 शब्द सीखे, ये पहला दिन हो गया, सीखे शब्द 2। तो वो यहाँ इस पॉइंट पे बच्चा भी है। दूसरे दिन उसने मान लीजिए 2 शब्द और सीख लिए, तो वो अब मान लीजिए 4 शब्द हो गए, वो बच्चा अब दूसरे दिन इस पॉइंट पे आ गया। तो ये पॉइंट हमेशा इंक्रीमेंट की तरफ जाते रहने चाहिए ऐसे, यानी बच्चा सीखता रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसने 20 शब्द सीख लिया, 20 से ज्यादा वो और सीख ही नहीं पा रहा। तो जब वो 20 से ज्यादा नहीं सीख पा रहा तो ये ऐसे चला जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसे जब इसके समानांतर हो जाए तो समझो पठार आ गया है। इसको बोलते हैं पठार का आना। ये पठार हमारा आ गया है कि हमारा जो है अब समय के साथ कोई भी परफॉर्मेंस, यहाँ परफॉर्मेंस रहेगी तो कोई भी परफॉर्मेंस अब नहीं बढ़ रही है। यहाँ तक बढ़ी, देखिए यहाँ तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बढ़ी, लेकिन उसके बाद अब तो ये तोड़ना है, ये टूटते ही वो फिर बढ़ा देगा, ये टूटते ही वो फिर बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ वही है कि भाई पठार में पहले इंक्रीमेंट थोड़ी स्लो थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर आगे चल के ये इसके समानांतर आ गई। अब यानी यहाँ पठार आ चुका है, प्लेटू आ चुका है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप उसको तोड़िए अगर तोड़ सकते हो, और इसको इंक्रीमेंट कर दीजिए। अगर कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब उसका पूर्ण अधिगम हो गया हो वहाँ पर। अगर पठार के समय आप नहीं कर सकते तो ये मान के चलिए उसका अधिगम पूर्ण हो जाना चाहिए उस टॉपिक का जिसको आपने सिखाया था। उपयुक्त वक्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। मैं आपको कुछ विशेषताएं बता देता हूं। जैसे प्रारंभ में किसी कार्य को अधिगम की गति से बड़ी उन्नति प्रतीत होती है। यानी मैंने आपको बताया ना, शुरू में तो ये गति बहुत ज्यादा प्रतीत होती है, धीरे 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 ये कम होने लग जाती है समय के साथ। तो पहली लाइन तो यही है कि ये काफी तेजी से शुरू में बढ़ता है। उसके बाद प्रारंभिक उन्नति के पश्चात सीखने का पठार आ जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लगातार कई दिनों में सीखने की गति करीब करीब एक सी ही रहती है। तो ये पठार कुछ इस तरीके से एक सी रहेगी तो आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अधिगम की गति की शिथिलता या पठार की गति में पुनः तीव्रता आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आप इसको तोड़ेंगे, आप उसको मोटिवेट कर देंगे तो पुनः गति आ जाएगी उसमें, फिर पुनः वो बढ़ने लग जाएगा। वक्र से यह स्पष्ट है कि अधिगम में प्रगति अनियमित रूप से होती है, सीखने में कभी प्रगति तीव्र कभी बहुत धीमी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी तीव्र हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। यानी शुरू में स्लो गया, फिर बढ़ा, फिर स्लो हुआ, फिर बढ़ा, तो इस करके ये कर्व बनता चला जाएगा। अधिगम का वक्र यह भी प्रकट करता है कि एक सीमा ऐसी आ जाती है जिसके पश्चात कोई उन्नति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक तथा बालक के लिए यह आवश्यक है कि इस सीमा से अधिक प्रगति के लिए ना करें।
जैसे मान लो अब तुम रेस मार रहे हो, अब तुम रेस मारते रहे, पहले 1.5 मिनट में मार रहे थे, फिर 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया। अब भैया एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, अब इससे जल्दी तो नहीं कर सकते कि भाई तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो उन्नति तुम्हारी जो है, जितनी तुम्हारी प्रगति होनी थी वो सारी हो गई, अब उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक कुछ सीमाएं हैं, मस्तिष्क की कुछ सीमाएं हैं कि इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। चलिए, अधिगम का पठार प्लेटू क्या होता है? प्लेटू मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, जहां पर आपकी प्रगति रुक जाए। इस समय, ये समय है इधर दोस्तों, इधर समय लिया जाता है और इधर ली जाती है हमारी प्रगति। इधर क्या ली जाती है? प्रगति। तो प्रगति जब रुक गई समय के साथ, ये देखिए रुक गई, समय तो व्यतीत हो रहा है लेकिन प्रगति में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, इतनी ही है प्रगति इतनी है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही समय के साथ। इस समय पे भी इतनी थी, इस समय पे इतनी है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो तब आ जाता है क्या? पठार। इसको बोलते हैं कि पठार आ गया। क्या आ गया दोस्तों? पठार। प्लेटू आ गया, रुक गया। तो यही पठार है। आप बड़े आराम से डेफिनेशन देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ज़्यादा कोई, जितना समझाना था वो समझा दिया है। अब बस पठार के जो है कारण मैंने आपको बताए। शारीरिक सीमा कि भाई मैं इससे तेज रेस ही नहीं मार सकता, मैंने विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तो अब मेरी शारीरिक सीमा पूरी हो गई कि शरीर इससे तेज मेरा नहीं भाग सकता, या कोई भी अधिगम करने में शारीरिक सीमा का योगदान रहेगा। उसके बाद निराशा, ये भी आपको पता है, अगर आप अधिगम कर रहे हो और आपके बीच में निराशा आ गई, अधिगम रुक जाएगा, पठार आ जाएगा। फिर है पठन पाठन सामग्री का कठिन होना। मैं अभी तक तो अधिगम सही कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अगली क्लास में पहुंचा, मेरा कोर्स मेरे लिए टफ हो गया, तो मेरी लर्निंग में पठार आ गया। क्यों? मेरा कोर्स मेरे टफ हो गया, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो पठार आ जाएगा। उसके बाद आता है रुचि का अभाव, या मेरी ही रुचि उस विषय से खत्म हो गई, मेरी ही रुचि उस विषय से खत्म हो गई, तो मैंने वो पढ़ना कम कर दिया, मेरा पठार आ गया, अब मैं उसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं जो है हमेशा इसी प्रकार से ये पठार प्राप्त करता रहूंगा। मेरी रुचि इस समय पे खत्म हो गई, अब मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा। प्रेरणा का अभाव, या मान लीजिए मेरी रुचि खराब हो रही है, तो मेरे टीचर को चाहिए कि तुरंत मुझे प्रेरणा दे, अरे नहीं नहीं बेटा करो, मोटिवेट करे, तो शायद वो पठार मैं तोड़ दूं और मैं फिर कर्व को वापस ऊपर इस प्रकार से बढ़ा दूं। तो प्रेरणा का अभाव होगा तो पठार आ जाएगा। उसके बाद सीखने की उचित विधियों का प्रयोग ना करना। अब ग्लोब का एग्जाम्पल दिया था, ग्लोब से समझा सकते थे बढ़िया, लेकिन आपने नहीं समझाया, तो बच्चे का जो मैप वाला पोर्शन है वो थोड़ा कमजोर रह गया, उसमें उसका पठार आ गया। फिर उसके बाद मानसिक योग्यता का अभाव। भाई बच्चे की मानसिक योग्यता ही नहीं है कि वो उस टॉपिक को पढ़ पाए, तो उसमें पठार नॉर्मल सी बात है, आ ही जाएगा, क्योंकि बच्चा इतना योग्य नहीं है जिस हिसाब से आपने उसको सिलेबस या करिकुलम दे दिया है, तो वहां पर पठार की स्थिति बन जाएगी। उसके बाद आया इनके दूर करने के। तो देखिए दूर करने का एक कारण है, जो कारण थे उनको हटा दो, जो कारण थे, प्रेरणा दीजिए बच्चे को, निराश मत होने दीजिए, मोटिवेट करते रहिए, ये सब कारण हो जाएंगे। अध्यापक को शिक्षण विधि में सुधार कर लेना चाहिए अगर शिक्षण विधि खराब है। थकान के कारण पठार बनने पर विश्राम की व्यवस्था हो जाए, बिल्कुल सिंपल है तो। फिर उसके बाद छात्र को उचित प्रेरणा, मोटिवेशन दे दीजिए, उसको इनाम वगैरह रख दीजिए कि बेटा कर 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 तुझे इनाम मिलेगा, तो वो फिर कर जाएगा। इंसेंटिव्स रख लीजिए, प्रोत्साहन कर लीजिए, कुछ भी रख दीजिए जिससे कि बच्चे के अंदर एक एनर्जी सी आ जाए और वो कर जाए उस काम को। ठीक है, एक ही प्रकार का कार्य करते रहने पर थकान हो जाती है, अतः बीच में खेल तथा मनोविनोद का होना आवश्यक है। बीच में आप उसको कहिए कि चलो अब 2-4 दिन के लिए तुम खेल लो, अब हमें नहीं पढ़ा रहे, फिर जब वो रिफ्रेश होके आएगा तो नई स्टार्ट के साथ आप उसको उस पठार को तोड़ते हुए पढ़ा सकते हो। तो ये बिल्कुल पठार सिंपल था, ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, एक विषय का पढ़ाना छोड़कर दूसरे विषय पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो पठार आ गया तो दूसरा विषय शुरू कर दीजिए, मैथ्स में आ गया साइंस शुरू कर दीजिए, तो वो तोड़ना है आपको कैसे भी। निर्बल एवं मानसिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है कमजोर है, उसमें पठार आ चुका है, तो आप क्या करो, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दो। जो पीछे का थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ऊंच नीच हुआ है उसका, या बेस कमजोर रहा है,
उसे एक्स्ट्रा क्लास देकर बेस मजबूत करा दो, उसका पठार टूट जाएगा, वो वापस लर्निंग की ओर चल देगा। फिर उसके बाद विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर देना। कैसे होगी? उसको वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, इमेज के थ्रू कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, किसी के भी थ्रू आप उसको पढ़ा सकते हो जिसमें उसकी रुचि हो। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है, आप अगर हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम भी मोटिवेट हो जाएंगे आपके लिए एक बहुत बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो लेके आएंगे, लर्निंग के पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।